बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद हुसैन है और आप देख रहे हैं गिलगित टीवी। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो गिलगित बल्तिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो सियाहत के अतबार से पूरी दुनिया में एक अच्छा मुकाम रखता है, जहाँ की लिटरेसी रेट जो है वो 95% है और लोग जो है वेल एजुकेटेड हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ हुंज़ा की। तो मेरे साथ आज पैनल में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी है, तज़कियाकार है और रोज़नामा औसाफ के एडिटर हैं गिलगित बल्तिस्तान से, और सियासी हवाले से बहुत ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं, बड़ी गिरफ्त है इनकी। ईमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, वेलकम टू द शो। शाह साहब, हुंज़ा के हवाले से मैं बात करूँगा। एक अजीब सा वो है कि 2 साल एक बग़ैर मेंबर के एक टेन्योर पूरा होने जा रहा है। सर, मेरी समझ में नहीं आई आखिर हुआ क्या। अच्छा, इसमें वैसे जो थोड़ी सी जो इस पे अगर देखें, सिर्फ 2 साल से हल्के का मेंबर जो है ना वो गायब नहीं है, बल्कि उसमें आपकी 5 साल उससे पिछले जो मेहदी शाह की हुकूमत थी वो 5 साल उसमें कैबिनेट की में भी हुंज़ा की नुमाइंदगी नहीं थी, और बीच में जो केयर टेकर जो हुकूमत आई थी शेख जानवीर वज़ीर-ए-आज़म, उसमें भी हुंज़ा की नुमाइंदगी नहीं थी। मज़े की बात तो ये नहीं थी। अब आ जाए, ये हुआ था 10 अप्रैल 2018 को। राना शमीम साहब चीफ जज थे सुप्रीम एपलेट कोर्ट के। उसमें नाहली का कोई केस था, उस पे 10 अप्रैल 2018 को सलीम जो उस वक़्त मेंबर असम्बली थे उसको नाअहल करार दिया गया। तो 10 अप्रैल 2018 से लेके आज मई की 9 तारीख़ है, तो 25 महीने हो गए हुंज़ा में अवामी नुमाइंदा मौजूद नहीं, और अभी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करनी जा रही है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर आप हुंज़ा के मसाइल पे बात करें तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि सर 2 चीज़ें हैं, मैं आपकी बात करता हूँ। एक तो आप बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे, दूसरा इसमें मुझे लगता है कि या साजिश हम कह सकते हैं इसको, साजिश ही हो सकती है कि 2 साल एक ऐसे इलाके को नज़रअंदाज करना। इस पे आप हमें बताइएगा। साजिश तो जहाँ से साजिश का तो वो मुझे एग्जैक्टली आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त इस हवाले से है कि एक सूरत हाल ऐसी भी पैदा हो गई कि एक ही घराने में घर का सरबराह मीर गुज़नफर गवर्नर, उसकी मिसेस खातून अव्वल वो मेंबर ख़वातीन की सीट पे, बेटा इलेक्शन लड़ के वो असम्बली में पहुंचा। एक वक्त तो ऐसा था कि एक ही घर में गवर्नर और 2 एमएलएज मौजूद थे, सियासत जिसको हम कह सकते हैं। अब वो जो सिचुएशन थी ना वो बरकरार नहीं रख सके, और उसमें बेसिकली हुआ यह है कि आप अगर हुंज़ा की हिस्ट्री देखें तो 1974 में सितंबर 1974 में भुट्टो ने रियासत हुंज़ा को ख़त्म कर दिया। उसके बाद जब पहला इलेक्शन हुआ 1978 में गालिबन, उसमें मीर जमल खान जो रियासत हुंज़ा का आखिरी वाली था, उसका जो भाई ऐश खान वो इलेक्शन लड़ा, जीत गया। उसके बाद मीर गुज़नफर ज़िया-उल-हक़ की मजलिस शूरा में मेंबर रहे। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए 1983 में, मीर गुज़नफर जीत गया। उसके बाद फिर 1987 में इलेक्शन हुए, मीर गुज़नफर जीत गया। उसके बाद 1991 में इलेक्शन हुए, फिर मीर गुज़नफर जीत गया। पहली मरतबा जो इनका एक रियासत हुंज़ा के ये जो वाली वारिस थे, अब इनको हम सो कॉल्ड कहें या जो भी है, कुछ लोग उनको वाली वारिस कहते हैं, उनके इख्तिदार का खात्मा हुआ 1994 में, जब पहली मरतबा जमाती बुनियादों पे इलेक्शन हुए। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। तो उसमें नज़ीर साबिर वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के माउंटेनियर हैं, उनकी वजह शोहरत माउंटेनियर की है, अच्छे टूरिस्ट गाइड हैं, माउंटेनियर, वो जीत गए। अब लोगों की उन पे भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, कहे जी कि पहली मरतबा हमने अवाम में से किसी बंदे को मुंतखब किया है तो ये बड़ा इनकलाब लेके आएगा। लेकिन 94 से लेके 99 तक भी आप मसाइल उठा के देखें, ज़ीरो। ठीक है, नज़ीर साबिर साहब ने शायद हुंज़ा का कभी डिटेल में कोई विज़िट किया हो, या तो इस्लामाबाद में या गिलगित हुंज़ा टूरिस्ट हाउस, यहाँ पे एक होटल होता था, वहाँ उसका मुस्तकिल कमरा होता था। उसके बाद ये 1999 का इलेक्शन हुआ, उसमें फिर हुंज़ा वालों ने कहा जी कि अभी ज़रा मतलब पे और नज़ीर साबिर को भी चेंज करते हैं, उससे भी ज़रा हैवी वेट किसी पॉलिटिशियन को लाते हैं। उन्होंने वज़ीर बेग साहब पे एतमाद का इजहार किया, उनको वोट दिया। वज़ीर बेग साहब 1999 से 2004 तक मेंबर रहे, ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरो किस हवाले से कह रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा एंड पे आपको मैं बताऊँगा। 2004 में मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, काप लीग बनी, साइकिल के निशान पे अच्छा वो मोहर लगा, वो लड़ रहे थे ये सारे। उसमें फिर बहुत ही एक आसान इलेक्शन था मीर गुज़नफर के लिए, 2004 का इलेक्शन।
لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ چونکہ مشرف کے ساتھ اس کے بڑے ذاتی مراسم ہیں، تعلقات ہیں، تو یہ تو بالکل حمزہ کے مسئلے مسائل حل کرے گا۔ 2004 میں آرام سے وہ جیت گئے، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو بنے۔ 2004 سے 2009 تک حمزہ کے مسائل کے حوالے سے آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی سنجیدہ اقدامات آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ صحیح۔ پھر 2009 میں الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی نے سپٹمبر 2009 میں سیلف گورننس اینڈ امپاورمنٹ آرڈر دیا، اس کے تحت گورنر اور چیف منسٹر کے عہدے تخلیق ہو گئے، مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ تو پھر حمزہ کے باشعور پڑھے لکھے عوام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جناب مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ واز اے بگ 99 سے 2004 تک شاید وہ مرکز میں حکومت مشرف کی تھی تو کچھ نہیں کر سکا، پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ الیکشن لڑ کے آئے تھے، اب تو وہ آسمان سے تارے توڑ کے لائے گا، یہ باتیں ہوتی رہیں۔ 2009 سے 2014 تک کا جو عرصہ تھا حمزہ کا، وہ میں سمجھتا ہوں سیاسی لحاظ سے وہ تاریک لمحہ تھا۔ وجہ اس کی ڈارک ایریا، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ دنیا کی ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ ہے حمزہ میں۔ عطاباد کا ثانیہ ہوا 4 جنوری 2010 میں، اس کے بعد پورا ششکٹ کا ایریا، گلمت کا ایریا، چونکہ وہ جھیل بننے کے بعد ایک تو پورا گاؤں کا ملبہ گر گیا، اس گاؤں کے ملبے پہ پیچھے جھیل بن گئی، ششکٹ سے لے کے گلمت تک لوگ ڈسلوکیٹ ہو گئے۔ ششکٹ کا پوری آبادی اس جھیل کے اس میں زد میں آ گئی، پانی کی زد میں آ گئی۔ مہدی شاہ صاحب حمزہ کا وزٹ کر رہے تھے، محمد علی اختر بھی تھے، وزیر شکیل صاحب بھی تھے، وزیر بیگ صاحب بھی تھے وہاں پہ۔ میرے خیال میں وہ متاثرین ششکٹ کے کوئی مسائل تھے، وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہتے تھے۔ اس پہ پولیس اور اس سے جو 15 20 یا 60 بندوں کی جو وہ گروپ تھا، ان کا موڈیویٹ ہو گیا، اس میں فائرنگ ہوئی۔ پولیس کی فائرنگ سے باپ بیٹا شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے۔ بالکل۔ اور یہ دنیا کا پہلا واقعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قاتل باہر ہیں۔ اس وقت ڈی ایس پی تھے، وہ ایس پی کے اس عہدے پہ ترقیاب ہو گئے، اس کو ترقی دی گئی، وہ ریٹائر بھی ہو گئے۔ مقتولین کے جو سائڈ پہ جو لوگ تھے غصہ اور ان کے لیے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی احتجاج کرنے والے لوگ آج بھی گاکو جیل میں سڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو تاریک دور کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 2014 میں مہدی شاہ 10 دسمبر 2014 میں مہدی شاہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ 11 دسمبر 2014 کو کیئر ٹیکر حکومت آئی۔ تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیئر ٹیکر حکومت میں بعض اضلاع سے 2 3 بندوں کو منسٹر لیا گیا تھا، شاید حمزہ سے نمائندگی ہوگی۔ اثر و رسوخ تھا اس وقت، اثر و رسوخ پہ آپ ہاں اثر و رسوخ چلتا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے سر کہ بعض اوقات نا آپ کسی کو بالکل آخر میں بھی رکھتے ہیں تو کسی ضلع سے ایک بندے کو کیبنٹ میں، کیونکہ پریویس کیبنٹس میں نمائندگی ویسے بھی نہیں تھی۔ اب وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 5 6 7 مہینے میں تمام اضلاع کو نمائندگی ملی۔ واحد حمزہ تھا جس کو کیئر ٹیکر حکومت میں نمائندگی نہیں ملی۔ اب آ جائے حفیظ سرکار، 8 جون کے الیکشن ہو گئے۔ پھر حمزہ کے باشعور اور پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے اور بہنوں نے صرف اس وجہ سے کہ مرکز میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور اس دفعہ ہم غضنفر کو 7ویں مرتبہ موقع دیں گے اس کی فیملی کو، تو یہ تو بس اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ بالکل، وفاق میں ویسے بھی نون لیگ کی حکومت تھی تو اس کا اثر پڑے گا۔ ایگزیکٹلی، وہ ذہنوں میں یہی بات تھی۔ اور اس کے بعد ہوا کیا کہ جیت گیا غضنفر صاحب۔ جیتنے کے بعد میر غضنفر کو تو یہ تھا نا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جیتوں گا تو حفیظ کیا ہے، میرے بڑے توقعات ہیں، میں چیف منسٹر بنوں گا۔ اب غضنفر جیسا ہیوی ویٹ اسمبلی میں خالی ممبر بن کے تو اس کو تو مزہ نہیں آئے گا نا، وہ تو اقتدار چاہیے، اس کو پروٹوکول چاہیے۔ وہ پھر اسمبلی میں تو آیا جیت کے، لیکن وہ اسمبلی میں حمزہ کے مسائل کے حوالے سے کوئی اسمبلی کے اجلاس میں جاتا ہی نہیں تھا۔ پھر ساتھ اس کی زوجہ محترمہ بھی پیراشوٹر، خواتین کی مخصوص حفیظ صاحب نہیں چاہتا تھا عتیقہ کو اسمبلی میں لانا، وہ تو پنجاب سے ان کی مرکزی قیادت نے سارا جو بھی کیا وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے وہ جہاں سے حفیظ نے کیا لکھا تھا، ہوا کیا۔ اس کے بعد میر صاحب کی خواہش یہ رہی کہ جی میں کسی طریقے سے کوئی اقتدار کے کیونکہ چیف منسٹر تو حفیظ بن گئے تھے، اب وہ ان کی خواہش پوری ہو گئی، وہ گورنر بن گئے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا جی۔ گورنر بننے کے بعد چونکہ میرا تعلق بھی حمزہ سے، اس لیے مجھے تھوڑی سی ڈیٹیلز کا پتہ ہے اور میں خود وہاں کی پالیٹکس میں کسی زمانے میں میری انوالومنٹ رہی ہے۔ میں 2004 سے 2009 تک ڈسٹرکٹ کونسل گلگت کا میں وائس چیئرمین رہا ہوں۔ جب میر صاحب گورنر بن گئے پھر لوگوں کو توقعات پیدا ہو گئی کہ اب تو وہ عطاباد لیک پہ 32 میگا واٹ بھی بنے گا، سڑکیں بھی بنیں گی، اسکولز بھی بنیں گے وہاں پہ۔ اچھا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے حمزہ میں، جہاں پہ سب سے ناپسندیدہ آفیسر ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے،
मॉरली भी, फाइनेंशियली भी उस ऑफिसर को हुंजा भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से कोई पूछने वाला नहीं है कि अब आप नगर में किसी ऑफिसर को भेजते हैं तो वहाँ के 2 MNAs खड़े हो जाते हैं, जी ये तो इसकी करैक्टर ठीक नहीं है, इसकी सूरत ठीक नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अस्तौर में आप जाएं, मैं एक एक्सेंट की मिसाल देता हूँ, एक एक्सेंट की पोस्टिंग हो गई अस्तौर, फरमान और बरकत ने कहा जी हम तो इसको अस्तौर छोड़ेंगे ही नहीं। शाह साहब, वक्त की कमी है, मैं उस तरफ आऊँगा। आपने बिल्कुल एक अच्छा खाका आपने पेश किया और खींचा भी उसको। मेरा सवाल ये है कि इन 10 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी का और नून लीग का आप अगर उसको कंक्लूजन करें तो आप क्या समझते हैं कि किसके दौर में थोड़ी बहुत, मैं कहूँगा 10% तरक्की की और डेवलपमेंट काम के हवाले से मुझे वो बताइएगा कि अब तक हेल्थ का मामला, अब तक जो है ना सड़कों के हवाले से, अब तक एजुकेशन के हवाले से, आज भी हुंजा के लोग, हुंजा के गोजाल के, और सबसे बड़ा हल्का है और आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा है, आज भी बच्चे जो है हमारे यहाँ कराकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ते हैं। इस पर आप हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए डेवलपमेंट की जहाँ तक, पहले तो ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मीर साहब गवर्नर बन गए, ज़िमनी इलेक्शन वहाँ पे लेट कर दिए। नवंबर 2015 में मीर साहब ने गवर्नर का हल्फ उठाया तो सीट खाली हो गई। उसके बाद जाके बड़ी मुश्किल से सितंबर, फिर 2000 गालिबन 17 में इलेक्शन हो गए, 2016 में 2016 सितंबर में इलेक्शन हो गए। हाँ बिल्कुल, सॉरी, सितंबर में इलेक्शन हुई, सलीम जीत गए। सितंबर 2016 से लेके 10 अप्रैल 2018, शायद 100 साल का अरसा बनता है। टोटल असम्बली में हुंजा की नुमाइंदगी 100 साल की रही। उसके बाद 10 अप्रैल 2018 से ताइंदम असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने जा रही, ना वो सीट पे कोई, फिर मैंने कहीं पे ये जिक्र किया था, मेरी बहुत सख्त मुखालिफत है मेरी फैमिली के साथ सियासी तौर पे। मैंने हफीज़ साहब को कहा था जी, मैंने इनको बता दिया कि सोविय मुकद्दम को आपने हटाया है तो कैबिनेट में हुंजा की नुमाइंदगी है, वो खातून भी हैं अतीक़ा गज़नफ़र, उनको कैबिनेट में ले लें ताकि लोगों को थोड़ा एहसास हो कि यार नहीं देखें हुकूमत जो है ना हमें इग्नोर नहीं कर रही है। उसके बाद फिर ये आ गया शफीक साहब मिनिस्टर, अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह दे। जब वो फोत हो गए, फिर मिनिस्टरशिप खाली थी, फिर मैंने सीएम साहब को कहा कि ये चलो आखिरी 3-4 महीने जो भी हैं इसमें एटलीस्ट नुमाइंदगी दे दें उनको अतीक़ा को, चूँकि वो नहीं हुआ। तो इसमें तो यहाँ पे तो हफीज़ ने ज़्यादती की, इस सेक्टर में ज़्यादती की कि हुंजा को कैबिनेट में नुमाइंदगी नहीं दी, असम्बली पे उस नशस्त पे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, नगर में हमारे जो शेख हैदर के साहिबजादे हैं मोहम्मद अली साहब, शेख मोहम्मद अली साहब, उनको हार्ट अटैक हो गया। सिर्फ 60 दिन से पहले नगर में इलेक्शन हो गए, उनकी नुमाइंदगी अब जावेद कर रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब ये जो आप अगली बात जो पूछ रहे हैं ना कि किस हुकूमत में किस हद तक तरक्की हुई, अब पीपल्स पार्टी का मैंने आपको बता दिया कि सिवाय उन 2 बंदों के ऊपर गोलियां चला के उनको मार देने के, वहाँ पे और किसी शूबे में, मतलब अगर इन्होंने कोई तरक्की की भी है तो आज तक लोग उस चीज़ को अपने जहनों से नहीं निकाल सके। आज भी उनके हुंजा वालों के ज़ख्म हरे इसलिए हैं कि वो 14 बंदे अभी तक गाकू जेल में वो गल सड़ रहे हैं। ठीक है, जब तक वो गाकू जेल में वो 14 बंदे मौजूद हैं उस वक़्त तक पीपल्स पार्टी के लिए हुंजा में बहुत सारी मुश्किलात हैं। अब अगर PMLN की बात करें तो PMLN का एक क्रेडिट ये जाता है कि इन्होंने हुंजा को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया, गोजाल को सब डिवीज़न बनाया, शिनाकी को अलग तहसील का दर्जे दिया। PMLN के दौर में वहाँ पे KIU उसका जो है ना ये इसको क्या कहते हैं, वहाँ पे KIU का कैंपस का क़याम अमल में लाया गया। ये तो नज़र आने वाली चीज़ें। अब जो हफीज़ के दौर में जो सबसे ज़्यादा नाकामी रही वहाँ पे बिजली की जो बदतरीन लोड शेडिंग। इस वक्त हुंजा में असम्बली की इस नशस्त के अलावा जो सबसे बड़ा मसला मेरे नज़दीक जो नज़र आता है वो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है। मैं GB की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग वाला ज़िला जो है वो इस वक्त आपका हुंजा है, जहाँ पे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये बड़े समझदार लोग हैं, और फिर इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट चेहरा है टूरिज़म के लिहाज से। अब वो टूरिस्ट वहाँ जाके खजल हो जाएगा ना उसको, जब हुंजा करीमाबाद से लेके अलियाबाद तक के जो सेंट्रल हुंजा है वहाँ पे एक ही टाइम पे जब 150 जनरेटर्स की आवाज़ें आएंगी तो उस टूरिस्ट का फिर भी मैं हिम्मत समझता हूँ लोगों की कि वो हुंजा जाते हैं। वरना आप मेरे ख्याल में कम से कम 150-200 जनरेटर छोटे बड़े एक टाइम पे वो चलते हैं और उनका पोल्यूशन आवाज़ें जो आती हैं। तो ये शाह साहब टाइम की किल्लत है और आखिरी मेरा सवाल है, आप कंक्लूजन की तरफ जाना है। PMLN का मुस्तकबिल क्या देखते हैं हुंजा में?
دیکھیں جو PMLN کا مستقبل ہے نا وہی مستقبل ہے جو مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، حمزہ سے نذیر صابر جیت گئے، مرکز میں نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی تھی، الیکشن ہو رہے تھے، 99 میں وزیر بیگ جیت گئے، مرکز میں مشرف کی حکومت تھی، اسی کے عطا کردہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے، غضنفر جیت گئے، مرکز میں حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، 2009 میں وزیر بیگ جیت گئے، مرکز میں حکومت تھی نواز شریف کی، غضنفر جیت گئے، اب 2020 میں اگر مرکز میں حکومت یہی برقرار رہتی جو ہے، جس کے امکانات کم و بیش کم یا زیادہ جو بھی ہے، اگر وہ حکومت ہوتی ہے تو پریویس اگر ریکارڈ اور اس کو دیکھا جائے تو پھر آپ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ نے ایک اچھا خاکہ کھینچا پولیٹیکل حوالے سے اور وہاں کی جو ترقیاتی جو کام ہے اس حوالے سے۔ یقیناً ہنزا ہمارا ایک چہرہ ہے سوری، اور یہ جو ہنزا کا جو علاقہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک سافٹ امیج کی وجہ سے جانا جاتا ہے، بدقسمتی سے اس کو ایک ڈیکیڈ جو ہے نا اس کو نظر انداز کیا گیا۔ تو اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ میزان الٹرا رچ، ہر پیالی دل والی۔